ओके, तो बच्चों करते हैं हम आज की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न था, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। चार ऑप्शंस हैं, अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। ये छठा आठवां टेस्ट है। आठवां है, आठवां टेस्ट है बच्चों। 7 टेस्ट में आपने जो कमाल किए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मजा आ गया सर। तो आगे भी ऐसे मजा आएगा, पूरे में से पूरे नंबर लेंगे। चलिए, और जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं इस टेस्ट सीरीज से, वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। चलिए, तो देखो, लगातार देने से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन समझना हम आपको बता चुके हैं। अस्थायी परिवर्तन अगर परीक्षा में पूछ ले तो आपको बोलना है हैबिचुएशन, अभ्यस्तता। हैबिचुएशन इसका राइट आंसर है, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, अभ्यस्तता। यहां पे ध्यान दें, हमने आपको बताया था कि स्थायी और अस्थायी के बीच में जो होता है उसको बोलेंगे प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या होगा? स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन के बीच में। हमने आपको बताया था अध्ययन, इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग होता है परमानेंट, एक बार हो गया जीवन में तो फिर दोबारा कभी बदलता नहीं है, वो अध्ययन था। तो ये था स्थायी और अस्थायी के बीच में। अध्ययन परमानेंट, जो क्रिटिकल पीरियड जन्म के कुछ समय बाद ही हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, फिर वो लाइफ लॉन्ग होता है। एक याद रखना, अपेक्षाकृत स्थायी वो है अधिगम, और एक केवल अस्थायी तो वो है अभ्यस्तता। ऊपर लिखा है अस्थायी परिवर्तन। एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है चारों में से, प्रशिक्षण, अध्ययन, अधिगम और अभ्यस्तता। ट्रेनिंग, इम्प्रिंटिंग, लर्निंग एंड हैबिचुएशन, चारों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। हमारे बच्चों को चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्वानुमन्य होता है? देखो, शब्दों से खेलना भी आना चाहिए। पूर्वानुमन्य का मतलब होता है प्रिडिक्टेबल, जिसका पूर्वानुमान लगाया जाए उसको बोलते हैं पूर्वानुमन्य। तो इनमें सबसे कम, ये ध्यान रखना, यानी जिसमें सबसे कम अनुमान लगता है कि कब पुनर्बलन मिलेगा। क्या स्थिर अंतराल शेड्यूल में मिलेगा? स्थिर अंतराल शेड्यूल है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। हर बुधवार को इनाम देना, हर 1 तारीख को सैलरी देना, यह है स्थिर अंतराल। स्थिर अनुपात है बच्चे को हर 4 सवाल सही बताने पे इनाम देना, कबूतर को हर 15 बार सही जगह पे चोंच मारने पर दाने देना। चर अनुपात, वेरिएबल रेशियो, और चौथा कुछ है ही नहीं, सभी में समान पूर्वानुमन्य है। तो बोलिए क्या जवाब होगा? यस, सही जवाब होगा चर अनुपात शेड्यूल। मतलब कितनी भी सही अनुक्रियाओं की संख्या पर पुनर्बलन दे दें, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, अनुमान लगाना असंभव है। तो सबसे कम पूर्वानुमान इसी में होता है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। ये स्किनर ने बताया। तीसरा प्रश्न है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। वैसे वुल्फ का डिसेंसिटाइजेशन है बिहेवियरिज्म का। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, इनमें से सभी। तो याद है हमने आपको प्रयोग बताया था वाटसन वाला, अल्बर्ट वाला। तो अल्बर्ट को ही यहाँ पे राजू कह दिया। और ये प्रयोग किसमें था, किसमें लिखवाते हैं हम वाटसन वाली बात? ये हम लिखवाते हैं पेवलव के क्लासिकल कंडीशनिंग में। तो इसका सही जवाब है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, अधिगम अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों आराम से आप समझ सकते हैं, यह है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। आइडेंटिकल कंपोनेंट्स या आइडेंटिकल एलिमेंट्स क्या होता है ये? थॉर्नडाइक ने कहा कि आपने कोई काम सीखा, कोई चीज लर्न करी, फिर उसके बाद अगली कोई चीज लर्न करेंगे तो जो बेसिक एलिमेंट्स उसमें भी है और उसमें भी है, तो वो चीज हम जल्दी सीख जाएंगे क्योंकि वो तो हमने पहले ही सीख लिया। इसको बोलते हैं अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, समानता एनालॉजी कुछ और है, गुण नियम हम आपको बता चुके हैं, उसमें आता है ये। औपचारिक नियम वही हैं कि शुरू में जो दिए थे, सब जिस तरह से हम हमारे मस्तिष्क के चिंतन को अलग से ट्रेंड करें, मेमोरी को अलग से प्रशिक्षित करें, अलग मानसिक शक्तियों को अलग अलग प्रशिक्षित करें, ये पुराना सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट, फैकल्टी थ्योरी से निकला है ये, वुल्फ एवं रीड से।
अगला है, पेवलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस समृद्धि को क्या कहते हैं? विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना और तत्परता। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, हम आपको बता चुके हैं, सारी बात याद है ना। जब कदमों की आहट सुनते ही लार गिराता है, तो ध्यान देने वाली बात महत्वपूर्ण क्या थी यहाँ पे कि हिंदी में पढ़ने और पढ़ाने वालों का यह प्रश्न सही नहीं हो सकता था, क्योंकि विलोपन और बिना शर्त प्रोत्साहन और अनुकूलित उत्तेजना और तत्परता में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हमको तो याद रखना है, पेवलोव ने कुत्ते को भोजन दिखाया तो कुत्ते ने लार गिराई, बाद में भोजन के साथ घंटी को एसोसिएट कर दिया, कुत्ते ने लार गिराई, बाद में केवल घंटी बजाई तो भी कुत्ते ने लार गिराई। यहाँ घंटी की जगह, घंटी के साथ कुत्ते की अनुक्रिया अनुकूलित हो गई, या घंटी की जगह वो ताली बजाने के साथ भी उसको एसोसिएट कर सकता था, तो ताली बजाता तो कुत्ता लार गिरा था। हर बात यही तो कहता है कि हम जिसको जो चाहे वो बना दें। वातावरण महत्वपूर्ण है, कदमों की आहट के साथ एसोसिएशन हो जाता तो कदमों की आहट पे लार गिराता। इसका मतलब एक क्लासिकल कंडीशनिंग है, जिसमें पहला स्वाभाविक उद्दीपक जो था वो था यूसीएस, और उसके कारण से जो अनुक्रिया हो रही थी वो थी यूसीआर। कई बार हम इसको यूएस और यूआर भी परीक्षा में पढ़ लेते हैं, बात एक ही है। बोलिए, है ये स्वाभाविक उद्दीपक, ये स्वाभाविक अनुक्रिया। उसके बाद ध्यान रखने वाली बात, बाद में क्या होता है, बाद में दोनों साथ होते हैं और फिर अल्टीमेटली कंडीशनड स्टिमुलस से कंडीशनिंग रिस्पॉन्स होता है। ये हम सीएससीआर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहां कदमों की आहट तो हो गया कंडीशनड स्टिमुलस, और कदमों की आहट पे लार गिराना हो गया कंडीशनड रिस्पॉन्स। इसको रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश में सीआर है, इंग्लिश में इसका उत्तर क्या होगा? यूएस नहीं होगा बल्कि सीआर होगा, क्योंकि बात क्या पूछी गई है, ध्यान देना, क्या पूछा गया है? इस संवृत्ति को, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? कौन से फिनोमेना को? यानी जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, क्या है? न केवल मांस प्रदाता के मांस रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी का मतलब लार टपकाता है। तो लार गिराने वाली जो समृद्धि है, इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब हमको समझना है कि यहां रिस्पॉन्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? रिस्पॉन्स की। और अगर इस खाने के कारण से रिस्पॉन्स होता तो ये यूसीआर होता, लेकिन कदमों की आवाज से है तो ये है सीआर। तो यहां सीआर इसमें है, कंडीशनड रिफ्लेक्स इंग्लिश में लिख सकते हैं, या कंडीशन रिस्पॉन्स कह सकते हैं। बातें की है अनुकूलित उत्तेजना, ये देखो हिंदी में। अब हिंदी में तो खेल ही गड़बड़ कर दिया इन्होंने। जिस बच्चे ने हिंदी में पढ़ा तो उत्तेजना तो स्टिमुलस है, ये प्रश्न आया था परीक्षा में। और एक बार जब छप जाती है ना चीजें, तो वो पेपर बनाने वाले इतने लेजी होते हैं कि उन्हीं को उठा उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसलिए बार बार ये प्रश्न आ चुके हैं परीक्षाओं में, इसलिए मुझे देना जरूरी था कि हिंदी के हिसाब से कोई बच्चा इसको नहीं करेगा, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से सी ऑप्शन करेगा। और आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो कौन सी बात मानी जाती है? इंग्लिश की मानी जाती है। फिर हम आपत्ति लगाते फिरते हैं और ढूंढते फिरते हैं कि सर प्रूफ दो। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए, विलोपन एक्सटिंक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूं। बाद में केवल घंटी बजाई गई, केवल सीएस दिया जाए तो अनुक्रिया धीरे धीरे कमजोर होकर विलुप्त हो जाती है, पुनर्बलन नहीं मिलने के कारण से विलुप्त हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। हालांकि पेवलोव पुनर्बलन को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते, पेवलोव को अपुनर्बलनवादी भी कहते हैं। ऐसा सवाल आ जाए तो वो भी ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है बिना शर्त प्रोत्साहन किया, यहाँ पे प्रोत्साहन नाम दे दिया। और ये पढ़ना है हमको, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस तो है इसका भोजन, ठीक है, रेडीनेस, ओके। अनुकूलित उत्तेजना, फिर उत्तेजना गलत है, यहाँ पे अनुकूलित अनुक्रिया आएगा, ठीक है ना हिंदी में। पर ये मिसप्रिंट था, मिसप्रिंट क्या था, उनकी गलती थी, पर यही चला परीक्षा में, इसलिए सी आर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब देखो हमारे पिछले जो टेस्ट 4 से लेके 8 तक के रिजल्ट है, उसके टॉपर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये फर्स्ट ग्रेड के टॉपर्स हैं। टेस्ट 4 में पहला स्थान पाया है मंजू ने, आप टॉपर रही हो मंजू चौथे टेस्ट में, आपको बहुत बधाई। 5वें टेस्ट में अर्चना राजपुरोहित टॉपर रही हैं, अर्चना आपको भी बहुत बहुत बधाई। 6ठे टेस्ट में मोनिका ने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक हासिल की है मोनिका, आपको भी बहुत कांग्रेचुलेशन। 7th टेस्ट में सुमन ने टॉप किया है, सुमन आपको भी बहुत बधाई।
और 8वें टेस्ट में सुनीता ने टॉप किया है। सुनीता, आपको भी बहुत बधाई। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पे, 6ठे प्रश्न पे, माफ करें। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो पारितोषिक कोई समझे या ना समझे, लेकिन इंग्लिश में तो था रिवार्ड। दंड कोई समझे कि ना समझे, इंग्लिश में तो था पनिशमेंट। रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात करने वाले कौन थे? आपके बरहस फ्रेडरिक स्किनर थे, और उन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसका राइट आंसर 7वां प्रश्न है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? शिक्षण अधिगम का पढ़ने पढ़ाने का कौन सा आधार, मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली, स्टाइल ऑफ टीचिंग, विषय वस्तु कंटेंट, भाषा लैंग्वेज, सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशियो इकोनॉमिक लेवल स्टेटस। तो ध्यान देना, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर, अध्यापन शैली, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक किस तरह से अभिप्रेरित करें बच्चों को, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करें, अभिप्रेरित करें, रेडी करें, इंगेज करें, एक्टिव करें, इसके लिए टीचर की स्टाइल, टीचिंग की स्टाइल बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो अध्यापन शैली इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह साइकोलॉजिकल बेस है। अगला सवाल, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किस शिक्षाविद ने बोला था? तो उत्तरोत्तर सामंजस्य तो वही बोल सकते हैं जो बात करते हैं शेपिंग की, शेप द बिहेवियर, प्रत्येक अनुक्रिया पे पुनर्बलन दे देना, जो बात करते हैं चेनिंग की। व्यवहार बड़ा जटिल है, स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है, तो एक स्टेप से दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप यूं जोड़ेंगे, इसको चेनिंग बोलते हैं। और शेपिंग एंड चेनिंग के लिए तो मशहूर है स्किनर। यहां सही जवाब है स्किनर। अगला सवाल, इनमें से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत? तो पुनर्बलन का सिद्धांत बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। फिर वही स्किनर साहब का कमाल, तो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पे बेस्ड है, जिसमें बहुत सी चीजें हैं, जिनमें एक प्रोग्राम्ड लर्निंग या फिर अभिक्रमित अनुदेशन भी स्किनर के इस सिद्धांत की देन है। अभिक्रमित अनुदेशन के बहुत से प्रकार हम आपको बता चुके हैं। रेखीय छोटे बच्चों के लिए, सभी एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं। शाखीय थोड़ा बेहतर है, क्राउडर ने दिया था, जिसमें मल्टीपल एमसीक्यूज होते हैं और सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, उपचार निदान साथ होता है। ठीक है, इसी तरह से गिलबर्ट और बहुत सी बातें हम आपके साथ स्टुलारो डेविस तक कर चुके हैं हमारी क्लासेस में, और इवन इस सीरीज में भी। तो यहां पे जवाब आ जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। एक चीज और ध्यान रखना, पुनर्बलन साइकोलॉजी में थ्योरी, लर्निंग थियरीज में दो जगह काम आएगा। क्लार्क हल का सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है, और स्किनर के सिद्धांत का भी प्रमुख आधार पुनर्बलन है। इसलिए स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को भी पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ क्लार्क हल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम क्रिया प्रसूत के साथ चले जाएंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? एक है जिन्होंने लर्निंग थ्योरी नहीं दी, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, ये हम सब जानते हैं। B.S. ब्लूम सही जवाब है, इन्होंने दी थी टेक्सोनोमी, उद्देश्यों के वर्गीकरण के जनक हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को इन्होंने 6 भागों में बांटा था, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, और एक्शन वर्ब्स भी बताए थे। ठीक है, फिर भावात्मक पक्ष में भी ये साथ में रहे थे, मैसिया के और क्रिथवाल के। तो B.S. ब्लूम का पूरा नाम भी आ चुका है परीक्षाओं में, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। नेक्स्ट, फिर सेकंड ग्रेड के हमारे ये रहे टॉपर। चौथे टेस्ट में अलका यादव टॉपर रही हैं। अलका, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 5वें टेस्ट में पुष्पा ने टॉप किया है, और छठे और 7वें में दोनों में टॉप करने वाले हैं जितेंद्र कुमार, 2 बार टॉप किया है। इसका मतलब वहां भी टॉप करने वाले हैं। जिन्होंने टॉप किया है अलका पुष्पा से लेके पूजा कुमावत तक, इसका मतलब वहां भी टॉप करने वाले हैं। ये वाकई बड़े सीरियस बच्चे हैं, जब पेपर देंगे ना तो इनका कोई नंबर काटेगा, कंप्यूटर तो 100 बार सोचेगा कि यार पूजा का गलत कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता, जितेंद्र का गलत नहीं हो सकता, पुष्पा का गलत नहीं हो सकता,
अलका यादव का गलत नहीं हो सकता। हालांकि गलत तो एक आध होगा ही, लेकिन कमाल करेंगे ये बच्चे, क्योंकि ये हमारे बच्चों में टॉप रैंक लेके आते हैं। सोच सकते हैं आप, समझ सकते हैं स्थिति की गंभीरता को समझिए। अगला सवाल, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन के सब बच्चे जानते हैं कोट वाली लड़की का प्रयोग। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ, कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। इन्होंने तो बहुत आसानी से कह दिया, लेकिन इतना आसान थोड़ी था। गुथरी और गुथरी की पूरी टीम आई थी, तूफान आया था, वोकी टोकी हुई थी, लड़की को एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई गई थी। पुट ऑन योर सॉक्स, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर कोट, नाउ गेट आउट। फिर उसको वापस बुलाया था, म्यूजिकल वेलकम हुआ था, फूलों की बारिश हुई थी। याद है आपको? ये था किसका एग्जाम्पल? श्रृंखलागत अधिगम का एग्जाम्पल था, चेन लर्निंग का एग्जाम्पल था, जो हम आपको रॉबर्ट गेने और एडविन गुथरी में पढ़ाते हैं। रॉबर्ट गेने ने जो 8 प्रकार के स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के स्टेप्स दिए हैं हायरार्किकल लर्निंग में, उसमें संकेत अधिगम, एसआर लर्निंग और 3 नंबर पे चेन लर्निंग था। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ध्यान देना, परीक्षा में हर शब्द पे, हर लफ्ज पे गौर करना होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक तो है ये सभी, लेकिन व्यक्तिगत कारक कौन सा है? संचार के साधन बाहर है, पीयर ग्रुप्स बाहर हैं, अंदर कौन सा है? अध्यापक बाहर है, मेच्योरिटी एंड एज, परिपक्वता और आयु अंदर है, लिहाजा डी राइट आंसर होगा। 13th बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत दिनों से मैं तलाश में था कि बच्चों को ये बात बताऊं, क्योंकि लगभग हमारी किताब को छोड़ के लगभग किताबों में आंसर ही गलत था। क्योंकि जहां प्रश्न आया था वहां आरपीएससी ने आंसर ही गलत माना था। फिर रिवाइज में आरपीएससी ने तो अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन जो लकीर के फकीर होते हैं वो अब तक वैसे ही चलाए जा रहे हैं, और मासूम बच्चे गलत चीजें पढ़ के। मैं ये नहीं कहता कि मेरी किताब में कोई भी मिस प्रिंट नहीं हो सकता, मिस प्रिंट मेरी बुक में भी हो सकता है, लेकिन मेरी बुक में कोई मिस प्रिंट हुआ तो मैं उसको आपको यहाँ मेरे कोर्स के माध्यम से या टेस्ट सीरीज के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से करेक्ट करवाता हूँ जितना संभव होता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी एक गलती, और हमारी गलती भी नहीं, वो टाइपिस्ट की गलती हो सकती है, या हमसे भी कोई गलती हो सकती है, उसका खामियाजा बच्चों को ना उठाना पड़े, इसलिए उसके लिए हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आप किताबें पढ़ते हैं, जिन्होंने किताब तो लिख दी लेकिन साइकोलॉजी को कभी उन्होंने पढ़ाया ही नहीं है। जो पढ़ाते ही नहीं है वो कैसे कैसे इसको रिवाइज करेंगे? जिनके चैनल ही नहीं है, जिनकी क्लासेज ही नहीं है, लेखक हो गए साहब, उनकी किताबें आप पढ़ लेते हो, आपको ये नहीं पता कि वो जिंदगी में घर से बाहर निकला ही नहीं कभी, उसने तो केवल लिखी है किताब, लोगों को उठा उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। तो उससे उसकी किताब आप पढ़ते हैं जो पढ़ाता नहीं है, जो टीचर नहीं है। अब टीचर के पास तो चांसेस होते हैं, हम लोग तो अपने चैनल पे उसको करेक्शन करा देते हैं, तो ये भी बात ध्यान रखना। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल था। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक स्कूल नहीं गया। कोई बात नहीं, जब वह विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं है, भाग के सवालों में फंस गया, नहीं आ रहे। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी, बार बार जब गलत किया असफलता हाथ लगी। अब क्या हो गया? असफलता मिली उसको, किसमें असफलता मिली? जिंदगी में मिली नहीं, परीक्षा में मिली नहीं, केवल क्लासरूम में भाग के सवालों में मिली बस। लेकिन होता क्या है, अब लंबे भाग के सवालों को जब भी वो देखता तो वो चिंतित हो जाता। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक, संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक क्या है? बहुत ही शानदार सवाल। पहला, असफलता को लेकर चिंता। दूसरा, असफलता या भग्नाशा। तीसरा, लंबे भाग के सवाल। चौथा, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो जो बच्चे हमसे पेवलोव पढ़ चुके हैं वो ध्यान दें, जो हमसे पेवलोव नहीं पढ़े हैं वो तो इसके आसपास में नहीं फटके हैं, स्किप कर दें, अगले प्रश्न में चले जाएं। आप समझना, पहली बात तो हमको ये देखना है पूछा क्या है। यहां संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक, संवेगात्मक शब्द और जोड़ दिया तो जोड़ दो, वास्तव में स्वाभाविक उत्तेजक, यानी इन्होंने पूछा है क्या पूछा है इन्होंने? अनकंडीशनड स्टिमुलस या यूएस
कौन सा है? यही तो पूछा है। हमने आपको पेवलोव में बार बार बताया, कुत्ते के सामने भोजन रखा, कुत्ते ने लार गिराई। बाद में भोजन के साथ घंटी को एसोसिएट कर दिया, कुत्ते ने लार गिराई। बाद में केवल घंटी बजाई तो कुत्ते ने लार गिराई। इस एग्जाम्पल में भोजन क्या था? भोजन था यूसीएस, है ना। भोजन को देख के लार गिराना क्या था? यूसीआर। हाँ, बाद में घंटी के साथ अनुबंध बन गया, अब वो सीख गया। यूसीएस यूसीआर सीखना नहीं होता, वो तो सहज अनुक्रिया है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक उत्तेजना, स्वाभाविक अनुक्रिया। माफ करें। लेकिन बाद में घंटी कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, अनुबंधित उद्दीपक हो गया। घंटी को सुन के लार गिराना सीआर हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, अनुबंधित अनुक्रिया हो गई। ओके, अब और कोई आप एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने आपको बहुत से एग्जांपल दिए। जैसे आप अपने जूते एक रेक में रखते हैं, जब तक जूते वहां रहते हैं आप रेक तक जाते हैं, बाद में जूते हटा लिए जाते हैं तो आप फिर भी रेक के पास जाते हैं। यहाँ स्वाभाविक उद्दीपक तो जूते थे जिनके लिए आप रेक तक जाते थे, तो जूते तो इसमें थे यूसीएस, जूतों को पहनने के लिए रेक तक जाना था यूसीआर। बाद में क्योंकि तब जूते और रेक दोनों साथ थे, बाद में जूते है नहीं, केवल रेक है, फिर आप रेक तक जाते हैं। तो इस एग्जांपल में रेक सीएस बन गया और आपका रेक तक जाना सीआर बन गया। ऐसे ही हम पूरी भाषा सीखते हैं, पूरी लैंग्वेज सीखते हैं। ऐसे उस शहर से नफरत करते हैं जिसमें वो लड़की रहती थी, तो शहर सीएस था। शहर का क्या दोष है? रेक के पास क्या है? अभी तो जूते है ही नहीं, फिर भी रेक और शहर और वो चाबी और खूंटी में खूंटी क्या बन गए थे? ये तीनों के तीनों क्या बन गए थे? सीएस बन गए थे। और हम इनके पास जा रहे हैं क्योंकि अनुबंध बन गया। हालांकि वहां कुछ मिलेगा नहीं, उस शहर में वो जाएगा तो वो लड़की मिलेगी नहीं उसको, पर वो अनुबंधित उद्दीपक बन गया, तो फिर अनुबंधित अनुक्रिया हो जाती है। सेम ऐसा ही यहां पे। अब यहां पे क्या पूछा है? उद्दीपक पूछा है, स्टिमुलस या रिस्पॉन्स? जवाब है स्टिमुलस पूछा है। तो असफलता को लेकर चिंता, असफलता को लेकर चिंता और भाग के सवालों को लेकर चिंता, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो रिस्पॉन्स हैं। बोलिए, असफलता को लेकर चिंता रिस्पॉन्स है, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता रिस्पॉन्स है। इसलिए दोनों कट गए क्योंकि पूछा है यूसीएस, पूछा है स्टिमुलस। अब ध्यान देना, राजेश किस बात की चिंता, असफलता की चिंता है? ये स्वाभाविक है, सबके साथ है। बोले स्वाभाविक है कि अनुबंधित, अनानुबंधित हुई कि अनुबंधित? जवाब है असफलता को लेकर चिंता तो सहज है। इसलिए असफलता को लेकर चिंता क्या है? यूसीआर है। असफलता को लेकर चिंता क्या है? यूसीआर है। जब असफलता को लेकर चिंता यूसीआर है तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? असफलता है, असफलता है यूसीएस। अब भाग से किससे क्या मतलब है? असफलता तो हो सकता है भाग नहीं आए, बहुत से, मेरे को भाग नहीं आते, बहुत से लोगों को भाग नहीं आते, वो सीईओ बने हुए हैं, एलन मस्क को भाग नहीं आता। तो भाग से सफलता क्या मतलब है? बस वो तो अनुबंध बन गया, अनुबंध बन गया ना। तो यहां लंबे भाग के सवाल हैं, वो बन गए सीएस, और भाग के सवालों को लेकर चिंता होती है, वो बन गई सीआर। तो कितना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया है हमने आपको। लंबे भाग के सवाल सीएस। अगली बार हो सकता है इस स्वाभाविक उत्तेजक की जगह वो पूछ ले अनुबंधित उत्तेजक क्या है, या अनुबंधित अनुक्रिया क्या है, या स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है। तो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो जाएगी? स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी असफलता को लेकर चिंता। ठीक है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? सफलता या भग्नाशा। अनुबंधित उद्दीपक क्या हो जाएगा? भाग के सवाल। और अनुबंधित अनुक्रिया क्या हो जाएगी? भाग के सवालों को लेकर चिंता, सीआर। तो फिर ध्यान दें, असफलता को लेकर चिंता है यूसीआर या यूआर, असफलता या भग्नाशा है यूएस या यूसीएस, लंबे भाग के सवाल हैं सीएस, और भाग के सवालों को लेकर चिंता सीआर। अगर ये बात आपको समझ में आई, पहली बार चैनल पे आए हो तो देर नहीं करें, तुरंत टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। ये सवाल पूछा गया था, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया, पशु। मुझे याद है ये रीट में सवाल आया था थर्ड ग्रेड में। दरअसल इसका सही जवाब है पशु, एनिमल्स। ये दरअसल इंसाइट के लिए एक्सपेरिमेंट था, मनोवैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए, पशुओं पे प्रयोग किए थे कि एक तो मतलब ऐसा रास्ता, कोई टारगेट है, कोई गोल है, कोई मंजिल है, बीच में ऑब्स्टेकल लगा दिए। ठीक है, ये शॉर्टकट है, और घूम के आओ तो फिर लॉन्ग कट है।
लंबा रास्ता तय करेंगे। लेकिन पशु क्या करते हैं, शॉर्टकट जो सामने दिखते हैं ना, इसलिए तो फंसाते हैं उनको, फंदे डालते हैं ना पशुओं के लिए, वो इसलिए डालते हैं, उनको शॉर्टकट चाहिए। छोटे बच्चों को भी शॉर्टकट चाहिए, ठीक है, लेकिन बच्चे और पशुओं में कंपैरिजन होगा तो फिर पशु को ही मानेंगे आंसर। तो शॉर्टकट इधर से, भले ही ये इधर से तकलीफ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ये घूम के आना पसंद नहीं करते। काश इनको कोई बता दे कि तुम इस लफड़े को छोड़ो, इस ऑब्स्टेकल को छोड़ो, एक बार चक्कर लगा के तो आओ। तो चक्कर लगा के आओगे तो मंजिल आसानी से मिल जाएगी, और शॉर्टकट अपनाओगे तो फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। ऐसा ही आप भी करते हो। शॉर्टकट, मुझे बहुत से बच्चे कर रहे हैं, सर पीडीएफ नहीं है क्या फर्स्ट ग्रेड की, परीक्षा में कम समय है तो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, हंसते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करनी है आराम से। जितने, मैं तो ये कहता हूं कि जितना पढ़ो उस पर मास्टरी करो, मजा आ जाएगा। क्या चाहिए आपको, हम तो 100 में से 100 की कोशिश करते हैं। आपको तो जब फाइनल मेरिट आती है नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो पता, अभी तो रीट थी, इसमें ये हाल है। जब मेरिट आती है फाइनल, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड मेंस की मेरिट आएगी, नेगेटिव मार्किंग साथ में होगी, तो 54% नंबर ले आएगा ना, उसका सिलेक्शन है। अभी भी वेटिंग लिस्ट आ रही है रीट की। कल परसों मेरे पास बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर हो गया सिलेक्शन, हो गया थर्ड ग्रेड में। उनके भी कितने नीचे नंबर थे, फिर भी सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब आप जिसको पढ़ो, आप 70% भी सिलेबस करते हो ना, 60% भी करते हो, उसमें मास्टरी करो, उसमें नंबर नहीं करना चाहिए। और हमारे साथ रह के तो 100% कर रहे हैं। ओके, तो ये है पशु। अगला सवाल है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? नहीं, हाँ, अनिश्चित कभी कभी कहते हैं क्या? जवाब है नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं 4 बातें। परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है। नींद, बीमारी, थकान, औषधि के कारण होने वाले परिवर्तन भी अधिगम नहीं है। लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित जरूर करती है, ये जरूर ध्यान रखें। और अब थर्ड ग्रेड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। चौथे टेस्ट में टॉप करने वाली है मंजू, बहुत बधाई मंजू। 5वें टेस्ट में कमाल किया है, फर्स्ट रैंक हासिल करके विमला स्वामी ने। विमला स्वामी, आप तो बहुत ज्यादा बधाई की पात्र हो, क्योंकि आप तो बार बार टॉप कर रही हो। बहुत बधाई बेटा विमला। सुनील जरोड़ा आप भी टॉपर रहे हैं 6ठे टेस्ट में। 7वें टेस्ट में फिर विमला स्वामी ने टॉप किया, 8वें टेस्ट में फिर विमला स्वामी ने टॉप किया है। तो बहुत बहुत बधाई विमला आपको। आप वहां भी रैंक लेके आए, हमारा नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, और अगर शादीशुदा हैं तो ससुराल वालों का भी नाम रोशन करें, ये हमारा आशीर्वाद। साथ में सुनील आपको भी, और मंजू आपका नाम भी बार बार आता है, तो निश्चित रूप से आप भी बहुत सीरियस स्टूडेंट हो, बहुत अच्छा पढ़ रही हो, कीप इट अप, ऐसा करते रहो। अगला सवाल है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। ओके, ट्रायल एंड एरर को लागू कर रहा है। थॉर्नडाइक का नाम आते 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम याद होने चाहिए। इनमें से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए। तैयारी का नियम तो सीखने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए, तत्परता का नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस है। बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, तो खोज विधि जैसी कोई बात थॉर्नडाइक साहब ने नहीं करी थी। फिर भी तीसरा ऑप्शन देखते हैं, उचित अभ्यास और ड्रिल, तो अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जहां तक वो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। सही रूप में करने का मतलब सही अनुक्रिया हो तो ही पुरस्कार देना चाहिए, इसका मतलब प्रभाव का नियम। तो ये तीनों थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है बच्चों, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लेकिन बी वाला खोज विधि है, इसको आप ह्यूरिस्टिक से जोड़ सकते हैं, इसको आप अन्वेषण से जोड़ सकते हैं, इसको आप रिसर्च से जोड़ सकते हैं, जो कि थॉर्नडाइक के लर्निंग बाय डूइंग, ट्रायल एंड एरर में नहीं है। ये तो गेस्टाल्ट वाली बात हो सकती है, तो बी राइट आंसर है। अगला सवाल, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति, यानी हमारी तरह जिसमें मास्टरी हासिल हो जाए, जिस पर बेंडूरा और वाल्टर, कई बार नाम ध्यान रखना, बेंडूरा का नाम तो सब जानते हैं, पर वाल्टर का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, दोनों साथ थे, ने बल दिया। वो क्या है? पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्व वास्तविकीकरण, ऊपर लिखित कोई नहीं। आपको याद है स्व वास्तविकीकरण, ये नाम बार बार आता है, यह है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब्राहम मेस्लो। पुरस्कार तथा सजा, ये है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, स्किनर। यह निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, और लर्निंग बाय इमिटेशन। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और लर्निंग बाय इमिटेशन, वाइकेरियस भी याद रखना, ये अल्बर्ट बेंडूरा का है। तो बेंडूरा और वोल्टर ने ये वाली चीज दी।
अगला सवाल है, इनमें से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है? मैं बताता हूं कि 26 सवाल आए थे, उसी एग्जाम में से ये मैंने लिया आपके लिए प्रश्न। एक दिन की क्लास में से आए थे हमारे 26 रीट में। निम्न में से, क्योंकि तब इसी पेपर में आया था टोकन इकोनॉमी, इसी में आया था प्रोग्राम लर्निंग, इसी में आया था पहली बार सिफेलोपोडल, इसी में आया था अनोरेक्सिया नर्वोसा। चलिए, तो निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा, तुम कई बार कहते हैं ना कि पेपर हार्ड, मुझे मजा आता है पेपर हार्ड आता है, आपको भी मजा आना चाहिए। अभी कल रिजल्ट आया पशु परिचर का, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का फर्क पड़ा है पता है आपको? कितने नंबर का धर्मेंद्र जी याद है सर? मैं बार पढ़ रही हूँ पर फेसबुक पर, तो 10 नंबर कम, 12 नंबर कम, 18 नंबर बढ़े किसी बच्चे के। तो ये होता है हार्ड पेपर आता है तो बोनस भी मिलता है, क्योंकि बाकी पब्लिक पीछे रह जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। ऐसा पेपर आया था वो, और आते ही अब तो ऐसे ही आने हैं, ठीक है। तो इनमें से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है, मतलब उसने कोई अचीवमेंट कर लिया, सफलता प्राप्त कर ली, डिजायर्ड बिहेवियर हो गया, वांछित व्यवहार हो गया, जिसे बाद में वो अपनी इच्छुक चीजें या कोई इच्छुक काम या इच्छुक लाभ में बदल सकता है। ये क्या है? दरअसल ये है टोकन इकोनॉमी। ये क्या है? टोकन इकोनॉमी। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, टोकन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हालांकि नाम नहीं दिया था, टोकन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था आपके बी एफ स्किनर ने। किसने दिया था? बी एफ स्किनर ने दिया था, और ये पहली बार उन्होंने बताया था 1938 में, जब उनकी बुक आई थी। बुक का नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्राणी का व्यवहार। और इसमें पहली बार इन्होंने टोकन इकोनॉमी के बारे में बताया था। हालांकि बाद में इसको जिन्होंने अप्लाई किया, जिन्होंने लागू किया, वो दो लोग थे, एलन और एजरिन, जिनके नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, एलन व एजरिन। और एलन व एजरिन ने एक बुक लिखी थी, और बुक का नाम भी टोकन इकोनॉमी है। टोकन इकोनॉमी, ये टोकन इकोनॉमी बुक आई थी इनकी 1968 में, और उसके बाद ये चीज कमाल की हो गई। दरअसल टोकन इकोनॉमी एक व्यवहार चिकित्सा है। क्या है? व्यवहार चिकित्सा है, जिसको बोलते हैं बिहेवियरल थेरापी है। व्यवहार चिकित्सा किन लोगों को दी जाती है? तो शुरू में जब स्किनर ने बोला था, तब ये चीज थी मेंटल हॉस्पिटल्स में लागू किया, जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर्स में हासिल किया। जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर जानते हैं आप? ये पहले चर्चा हुई थी ना कि साहब मोदी जी वो लागू कर रहे हैं आरसी, एनआरसी। तो जो इलीगल जो बांग्लादेशी हैं, बाहर के लोग हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, फिर वहां से उनको पार कर देंगे। अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर बनाए थे अभी, इलीगल जो लोग थे उनको बाहर भेजा था, तो उसमें रखा जाता है। तो वैसे जुवेनाइल का मतलब होता है बाल अपराधी, किशोर अपराधी। तो किशोर अपराधी 18 साल से छोटे बच्चे जो अपराध करते हैं, उनको जहां हम बोलते हैं ना किशोर अभिरक्षा गृह, है ना, तो वैसी वो जेल नहीं होती, बल्कि वो ऐसे 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 कुछ जैसे पता है ना, कई बार फीमेल लड़कियों को रखा जाता है, नारी निकेतन भेज दिया साहब उनको, तो उसको बोलते हैं जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर। तो मेंटल हेल्थ, मेंटल हॉस्पिटल्स में और जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर्स में, और स्कूल्स में भी, बाद में स्कूल्स में भी इसको यूज किया गया। तो ये थेरापी है। अब खास बात क्या होता है इसमें टोकन इकोनॉमी में, तो यहां जो बताया है उसको आप समझे सीधे तरीके से कि स्किनर ने पुनर्गलन पे बहुत काम किया, है ना। एक तो उनका विभाजन है प्राथमिक पुनर्गलन और द्वितीयक पुनर्गलन, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। आपको पता है प्राइमरी रीइंफोर्समेंट क्या है? जिसमें जैविक आवश्यकताएं पूरी हुई, जैसे भोजन दिया, और प्राथमिक पुनर्गलन है, बिस्किट दे दिया, टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी, ऐसे सवाल आए ना, ये प्राथमिक पुनर्गलन है, बॉडी से रिलेटेड, इसमें आराम और ये सब भी आता है। लेकिन जिससे फिर बाद में सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कौन से हैं? द्वितीयक पुनर्गलन वो हैं जिनसे सीधे नहीं हमें खुशी मिलती है उनसे, लेकिन खुशी इसलिए मिलती है कि उनके उनसे हम प्राथमिक चीजें ले सकते हैं बाद में। जैसे पैसा है, तो पैसे से क्या होगा? पैसे से खुशी क्यों मिलती है? आपके पास पैसा आता है तो खुशी क्यों मिलती है? क्योंकि पैसा आपको बाद में लग्जरी देता है, आराम देता है, अच्छे अच्छे खाने की चीजें देता है कि नहीं देता? एयर कंडीशन देता है, तो जिससे आराम मिलता है। तो अल्टीमेटली तो सारा खेल बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का ही है। पर बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ चीजें और भी जरूरत है, वो सेकेंडरी होती हैं। तो टोकन इकोनॉमी भी सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट का एक एग्जांपल है।
जिसमें बच्चे ने कोई काम किया, एक बच्चे ने होमवर्क किया, बढ़िया, या एक बच्चे ने 3 प्रश्नों के आंसर बता दिए, तो उनको ये बोलेंगे। या फिर जो बाल अपराधी होते हैं उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, उनके व्यवहार को शिफ्ट करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं कि आज पूरे दिन अगर कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, वो अपराध करते हैं या नशा करते हैं, तो आज पूरे दिन कोई नशा नहीं करेगा, ठीक है, आज सुबह 6 घंटे तक खाना नहीं खाएगा, तो जिसने काम कर दिया उसको हम 2 स्टार देंगे या 2 बेज देंगे या 2 कॉइन देंगे, सिक्के देंगे। सिक्के भी सेकेंडरी है, सिक्के को खा थोड़ी सकते हैं, पैसे को खा थोड़ी सकते हैं, तो उसको 2 स्टार मिलेंगे, 2 कॉइन मिलेंगे। ओके, तो उस बच्चे ने किया, 2 कॉइन मिले, मजा आ गया। अब कॉइन के लिए मजा क्यों आ गया? क्योंकि उनको पता है कि इन कॉइन के बदले में हम बाद में क्या कर लेंगे, पेपर्स खरीद लेंगे। इन कॉइन्स के बदले में बाद में हम कुरकुरे ले आएंगे। इन कॉइन्स के बदले में बाद में हम हमारी पसंद की कोई डिश ले आएंगे। या हो सकता है जिसके पास 20 कॉइन होंगे उनको पिज्जा मिलेगा, जिनके पास 40 कॉइन हो जाएंगे उनको हम विजिट करवाएंगे, बाहर घूमने चलेंगे और मैकडी में लेके चलेंगे और फिल्म दिखाएंगे और स्विमिंग पूल में ले जाएंगे और जंपिंग कराएंगे। 50 कॉइन होते ही तो उनको आराम मिलता है बायोलॉजिकली। तो याद रखना, टोकन इकोनॉमी द्वितीयक पुनर्बलन का एग्जाम्पल है। टोकन इकोनॉमी में सीधे सीधे प्राथमिक पुनर्बलन नहीं मिलता, पर बाद में मिलता है। बाद में वो अपनी इच्छुक चीजें कार्य और लाभ में बदल सकता है। ये बेसिकली बीएफ स्किनर का कॉन्सेप्ट था, पर नाम इन्होंने नहीं दिया था, नाम दिया था एलन और एजरिन ने, जिनकी बुक का नाम भी टोकन इकोनॉमी है, 1968 में आई थी। स्किनर ने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म 1938 में इसके बारे में फाउंडेशनल चीजें कर दी थी। नीम स्किनर है। ओके, इसलिए परीक्षा में पूछा गया है। ओके, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया, तो हम आपको बार बार बता चुके हैं। सीखने के सिद्धांतों को दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक व्यवहारवादी सिद्धांत, जिनके दूसरे नाम भी बहुत से हैं, संबंधवादी सिद्धांत, एसआर थ्योरीज, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, परिधीय सिद्धांत, जिनमें दिमाग वाली चीजों का रोल कम होता है। इसके 5 एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे, थॉर्नडाइक, पैवलव, स्किनर, गुथरी, क्लार्क हल। दूसरे जिनमें दिमाग वाली चीजों का रोल होता है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसमें फुट लेविन, जिसमें टोलमैन, एग्जाम्पल हमने आपको बताए हैं खूब। जिसमें अब बेंडोरा का सिद्धांत दोनों के बीच में क्या है, ब्रिज है। बेंडोरा का सिद्धांत दोनों के बीच में ब्रिज है। गेस्टाल्टवाद भी संज्ञानवादी में है। ओके, चलिए, तो व्यवहारिक सिद्धांत तो देखिए, हल, टोलमैन, थॉर्नडाइक। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पे हल है, हल व्यवहारिक में है, पर टोलमैन, मैंने आपको बताया कि कोई ऑप्शन आधा सही है तो उसको सही नहीं मानेंगे। तो टोलमैन संज्ञानवादी है, कोहलर संज्ञानवादी है, गार्डनर बुद्धि के सिद्धांत के हैं, सीखने के सिद्धांत दिया ही नहीं। सही जवाब है थॉर्नडाइक। सही जवाब क्या है? थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? 3 डोमेन हम आपको बता चुके हैं, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कोग्निटिव में संज्ञानात्मक चीजें होती हैं, कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, जजमेंट आदि आदि। अफेक्टिव डोमेन में इमोशंस, भावनाएं होती हैं। और साइकोमोटर डोमेन में हम गत्यात्मक गामक क्रियाएं जो भी करते हैं, स्किल्स जो करते हैं, हाथ पांव की चीजें करते हैं, वो आती है। तो मनोगत्यात्मक कौन सा, हाथ पांव या बॉडी को यूज करने वाला कौन सा नहीं है? तो खेलना है, जिसमें हाथ पांव बॉडी का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। गेंद फेंकने में बिल्कुल करते हैं, लिखने में बिल्कुल करते हैं, पर सोचने में तो नहीं करते। सोचना तो कोग्निटिव डोमेन है, सोचना तो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र है। यस। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, अनुपातिक मापनी, समान अंतराल मापनी। तो बच्चों, एक हमारी बुक में डिटेल में कहीं लिखा हुआ 1 लाइन, तो नए वाली बुक में तो कर दिया, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो एक तो उसको क्लियर कर लेना। ये सब जो अनुपातिक मापनी है ना, रेशियो स्केल, उसका मिनिमम यूज होता है, इसका रिसर्च में ज्यादा यूज होता है, इसका शिक्षा मनोविज्ञान में मिनिमम यूज होता है। ये ध्यान रखना आप। पहले पहले वाले जिन बच्चों ने ली थी कॉपी, उसमें मिनिमम यूज कर लेना इसका, है ना, करेक्शन करके। अब 4 प्रकार की मापनियां दी हैं और चारों ही कमाल की हैं। पहले क्रम सूचक मापनी, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल। दूसरी नामिक मापनी, जिसको बोलते हैं नॉमिनल स्केल। तीसरा अनुपातिक मापनी, जिसको बोलते हैं रेशियो स्केल। चौथा समान अंतराल मापनी, जिसको बोलते हैं इक्वल इंटरवल स्केल। हालांकि इनका क्रम सही नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1 नंबर पे आएगी नॉमिनल स्केल। नॉमिनल, ध्यान देना मेरी बात पे। नॉमिनल स्केल है नामिक मापनी। ये सबसे पहले लेवल की, 4 लेवल की, एडवांस लेवल की आती जाएंगी। इसमें क्या होता है
इसमें केवल हम क्लासिफिकेशन करते हैं, केवल विभाजन करते हैं इस स्केल में। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा रहता है जेंडर क्या है आपका, सेक्स क्या है, ठीक है, मेल या फीमेल। तो आपको, आप लड़की हो तो इसको काला कर देना, लड़का हो तो इसको काला कर देना, या लड़की हो तो इस पे टिक लगा देना, लड़के हो तो उस पे टिक लगा देना। या फिर आपकी कास्ट क्या है, जैसे अभी भरते हो ना फॉर्म, ठीक है ना, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, तो जिस पे आपको टिक करना है, ये है नॉमिनल नामिक मापन। ये सबसे पहले स्तर की है, मिनिमम लेवल की है, ठीक है ना, पहले स्तर की है, ये पहला स्तर है। उसके बाद में दूसरे स्तर की आएगी ऑर्डिनल, क्रम सूचक मापनी, क्रम सूचक मापनी, ऑर्डिनल। इसमें क्या होता है, ध्यान देना, नॉमिनल में तो केवल हमको विभाजन किया, पर इसमें कोई रैंक वैंक नहीं दी हमने। क्रम सूचक मापनी में क्या होता है, क्रम सूचक मापनी में हम रैंक भी देते हैं। क्या देते हैं, रैंक भी, ये इसकी विशेषता है। जैसे एक क्लास के 5 बच्चों की, जैसे हमने अभी रैंक बताई, रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड, रैंक थर्ड, इस तरह से रैंक देते हैं, ये इसकी विशेषता है। लेकिन इसमें कमी है, इसमें तो अगले अगले वाली जो भी अगले स्तर की आएगी, द्वितीय स्तर की मापनी है, उसमें पहले स्तर की मापने की एक कमी है वो दूर होगी, पर उसमें भी कोई कमी रह जाएगी। इसमें तो तीनों अभी जो आएंगी तीनों की कमियां हैं, केवल क्लासिफिकेशन है। लेकिन दूसरी जो है, दूसरी जो क्रम सूचक या ऑर्डिनल स्केल है, उसमें क्या होता है, उसमें रैंक तो देते हैं, पर रैंक के बीच में इंटरवल जो होता है, गैप होता है, वो बराबर नहीं होता। जैसे क्लास में पहली रैंक है एक बच्चे की और दूसरी रैंक है दूसरे बच्चे की, तो पहली रैंक वाले के फॉर एग्जांपल 90% मार्क्स है, ठीक है, और दूसरी रैंक वाले के बच्चे के 80% मार्क्स है। तो ये जो गैप हुआ ना 10 का, ये समान नहीं रहता। तो तीसरी रैंक वाले के 70% मार्क्स होंगे, ये जरूरी थोड़ी, हो सकता है जिसके 79% है वो भी तीसरी रैंक पे आ सकता है। इसका मतलब यहां तो 1% का डिफरेंस है, यहां 10% का डिफरेंस है। तो क्रम सूचक मापने की कमी यह है कि इसमें रैंक दी जाती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कमी यह है कि रैंक के बीच में जो इंटरवल होता है, वो गैप होता है, वो बराबर नहीं होता, असमान होता है। फिर तीसरे प्रकार की, तीसरे लेवल की मापनी आई थी, और वो आई थी समान अंतराल, समान अंतराल वाली, जिसको बोलते हैं इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल स्केल, इक्वल इंटरवल। अब नाम से आप बता सकते हो इक्वल इंटरवल में क्या होता है। इक्वल इंटरवल में रैंक दी जाती है, इक्वल इंटरवल में क्रम भी होता है, इक्वल इंटरवल में इनके बीच में गैप भी इक्वल होता है। ये बड़ी बात है, बीच में इंटरवल बराबर होता है। और इसका बढ़िया एग्जांपल है टेम्परेचर, ठीक है ना, फारेनहाइट और सेल्सियस में जो टेम्परेचर मापते हैं, तो कई किसी शहर का 20 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, किसी शहर का 23 डिग्री है, किसी शहर का 40 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि साहब 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में जितना गैप है, उतना ही 30 और 40 के बीच में आएगा, ये गारंटी है। तो टेम्परेचर, पर टेम्परेचर भी कौन सा, केल्विन वाला नहीं, केल्विन वाला अगले में आएगा, फारेनहाइट और सेल्सियस वाला टेम्परेचर इक्वल गैप। या फिर टाइम, टाइम देखते हैं ना घड़ी में, ठीक है ना, 2 PM, 4 PM, 6 PM, कोई भी एग्जांपल है, यानी 2 से 4 के बीच में जितना गैप है, उतना ही 4 और 6 के बीच में भी है। यहां भी 2 घंटे है पूरा, यहां भी 2 घंटे, तो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ इंटरवल, ठीक है ना। या फिर कैलेंडर, कैलेंडर 4 तारीख, फिर 7 तारीख, फिर 10 तारीख, फिर 13 तारीख, तो 4 और 7 के बीच में जितना समय निकला, उतना ही एग्जैक्ट समय 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में निकलेगा, और उतना ही 10 से 13 के बीच में निकलेगा। ये इसका एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें भी एक कमी है। कमी क्या है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि इस समान अंतराल में एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, परम शून्य की अनुपस्थिति रहती है। क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो, क्या होता है परम शून्य, तो सुने, परम शून्य का मतलब ये होता है कि जहां जीरो इसके मेजरमेंट में तो आ सकता है, लेकिन जीरो का मतलब उस चीज, जीरो का मतलब उस चीज की अब्सेंस नहीं है, अब्सेंस। वास्तव में जीरो का मतलब तो होना चाहिए कि वो चीज है ही नहीं, पर इसमें जीरो का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो चीज है ही नहीं, वो है तो सही। जैसे टेम्परेचर की बात करें, 0 डिग्री टेम्परेचर आता है ना, तो क्या 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर है ही नहीं, क्योंकि जीरो के बाद यहां चीजें माइनस में भी जाती है। 0 डिग्री टेम्परेचर कोई मान है कि नहीं है, बिल्कुल है।
-2, फिर -4, -3, -10 डिग्री टेम्परेचर होता है कि नहीं होता? तो कोई ना कोई मान तो है, किसी स्थान का 0 डिग्री टेम्परेचर आता है। तो आज टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर है ही नहीं सब, अब्सेंस ऑफ टेम्परेचर, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं है। 12 बज गए मान लो फॉर एग्जाम्पल, अपन इसकी घड़ी की बात करें तो जीरो, कोई बोलता है 0 बजा, 0 बजा है साहब। अब 0 बजा है तो इसका मतलब कुछ नहीं बजा है, नहीं 0 बजा इसका मतलब 12 बजे, कुछ तो बजा है। तो यहाँ कुछ होता है, यहाँ एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, इसमें परम शून्य नहीं होता इसमें। फिर चौथी आती है अनुपातिक मापनी। चौथी क्या आती है? अनुपातिक मापनी। तो इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम प्रयोग किसका किया जाएगा? अनुपातिक मापनी का ही किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा मनोविज्ञान में मिनिमम यूज किसका किया जाता है? अनुपातिक मापने का। ये हमने प्रश्नों में दिया है और ये प्रश्नों में सेम है, लेकिन पहले एक लाइन जो लिखनी थी उसको मैक्सिमम, मिनिमम लिख दिया उसने मैक्सिमम, ठीक है? तो अनुपातिक कर लेना वहां। तो अनुपातिक मापनी क्या होती है? इसमें अब्सोल्यूट जीरो होता है, इसमें अब्सेंस वाली बात शामिल होती है। जहां भी जीरो है उसका मतलब अब्सेंस है। ये हाइट में, वेट में, इनमें काम आती है। आप बोलेंगे साहब वेट जीरो हो सकता है? बिल्कुल, उस पे देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक तराजू में जीरो है, इसका मतलब कोई वेट नहीं है साहब, वेटलेस, अब्सेंस ऑफ वेट है। जीरो हाइट है, कोई हाइट नहीं है, अब्सेंस ऑफ हाइट है। इनकम, पैसा, इनकम, आपने पूरे महीने कुछ नहीं किया, 1 रुपए की इनकम नहीं है, 1 पैसा नहीं कमाया, तो बोलिए आपकी इनकम जीरो होगी कि नहीं होगी? होगी। यहां जीरो टेम्परेचर या जीरो बचने का मतलब कुछ ना कुछ वजह है, क्योंकि अब्सेंस नहीं है, उस वेरिएबल की अब्सेंस नहीं है। यहां इनकम कुछ नहीं कमाया तो जीरो इनकम हो सकती है साहब? नहीं कमाया, जीरो कुछ नहीं है। वैसे वेट भी जीरो हो सकता है, हाइट भी जीरो हो सकती है। और केल्विन का जो टेम्परेचर मापा जाता है केल्विन से, तो वो भी अनुपातिक मापने का एग्जांपल है, जिसमें जीरो थर्मल होता है, नो टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर नहीं होता वहां। बात समझ में आ गई? तो चारों मापनी याद रखेंगे। पहले स्तर की मापनी है नामिक मापनी, जिसमें केवल क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, आप मेल हो कि फीमेल। दूसरी आती है क्रम सूचक मापनी, इसमें रैंक देते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ी है कि रैंक के बीच में जो गैप है वो बराबर नहीं होता। तीसरी है समान अंतराल, इसमें रैंक दी जाती है, उसके बीच में गैप तो बराबर हो जाता है, पर इसमें परम शून्य नहीं होता। बहुत बार पूछा जाता है परम शून्य, जिसमें नहीं होता समान अंतराल, परम शून्य होता है उसमें अनुपातिक मापनी, परम शून्य नहीं होता। और चौथी अनुपातिक मापनी, जिसमें बाकी तीनों की विशेषताएं तो है ही, साथ में एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य भी होता है। ऐसे प्रश्न आए हैं परीक्षा में, बार बार आते हैं। अधिगम की 22वां प्रश्न है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन, ये हमारी टेस्ट सीरीज में चल रहे हैं, सोचिए आप क्या दे रहे हैं हम बच्चों को। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, बिल्कुल है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, नहीं, अधिगम तो अक्वायर्ड प्रोसेस है, इसको तो हम सीखते हैं। नेक्स्ट, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है: पुनर्बलन, साहचर्य, अनुकरण, अंतर्दृष्टि। पुनर्बलन, एसोसिएशन, यहां पे ध्यान देना आप, जैसा प्रश्न पूछा वैसा ही जवाब देना है हमको। एसोसिएशन होता है, ठीक है, अनुकरण होता है नहीं। किसके द्वारा समझाया गया है? ओके, तो यहां ध्यान देना, मैंने आपको बताया जैसा प्रश्न पूछे आप देखिए, इस प्रश्न में ध्यान से पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट, पेवलोव में दो ही बातें, अगर ऑप्शंस में सामीप्यता आता है, मैं आपको बता चुका हूं पिछले सॉल्यूशन में भी, सामीप्यता आएगा तो दो लोगों के नाम याद रखना, एक तो पेवलोव साहब का और दूसरा गुथरी का, ठीक है? वैसे ही ध्यान रखना, पुनर्बलन शब्द आए परीक्षा में तो दो लोगों के नाम ध्यान रखना, स्किनर और हल। वैसे ही पुनर्बलन नहीं होता तो नाम याद रखना टोलमैन, लेकिन कहीं ना कहीं पुनर्बलन को नकारने वाले पेवलोव भी हैं। पर पुनर्बलन पेवलोव को मानते भी हैं, एक कॉन्टेक्स्ट में मानते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट में नकारते हैं। विलोपन पुनर्बलन के अभाव में होता है, तो यहां पुनर्बलन को मानते भी हैं, पर पेवलोव का सिद्धांत स्किनर की तुलना में अपुनर्बलन का सिद्धांत भी माना जाता है, यह भी ध्यान हमको रखना है। बात समझ आ रही है? पुनर्बलन और अभ्यास दोनों को नहीं मानते, वो कौन है? वो एडविन रे गुथरी है साहब। तो अब ध्यान रखना, पेवलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय सिद्धांत अधिगम के निम्न के द्वारा समझाता है। इसका मतलब एक चीज पेवलोव के सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट है, सामीप्यता यहां पे है नहीं, वो है एसोसिएशन, लर्निंग बाय एसोसिएशन है, या फिर लर्निंग बाय कंडीशनिंग। यहां पे अनुबंध आता
तो हम उसके साथ चले जाते हैं, साचर्य एसोसिएशन है तो हम इसके साथ चले जाएंगे। इसका मतलब पेवलोव का सिद्धांत अनुकरण को नहीं मानता, पेवलोव का सिद्धांत अंतर्दृष्टि को नहीं मानता, और पेवलोव का सिद्धांत कहीं न कहीं पुनर्बलन को भी नहीं मानता। नेक्स्ट, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 स्टेप हैं। इसके अलावा पहली सीरीज में हमने आपको दूसरा तरीका बताया था, सफल अनुक्रियाएं, सबसे पहले प्रेरणा, फिर विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर बैरियर बाधा, फिर सफल अनुक्रिया और फिर लक्ष्य की प्राप्ति। तो वो आए तो वो भी ध्यान रखने स्टेप, और ये आए तो ये ध्यान रखने, इसमें सबसे पहले प्रेरक होगा, फिर लक्ष्य, 2 नंबर पे लक्ष्य आ गया, ठीक है ना, वहां लास्ट में लक्ष्य था, फिर समायोजन और फिर परिवर्तन। तो कोई सी भी बात आ सकती है, क्योंकि बहुत से एस्पेक्ट होते हैं किसी चीज को समझने के। तो लर्निंग किसी एक आंख से नहीं समझा जाता, किसी एक कैमरे से नहीं समझा जाता, अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। तो प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन राइट आंसर। आज तेज धूप आज धूप तेज भी है और असुखद भी है, अनप्लेजेंट है। आप धूप का चश्मा लगा लेते हैं जो आपकी असुविधा को कम कर देता है। ये किसका उदाहरण हो सकता है? नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड, सकारात्मक दंड। तुम आपको बहुत बार बता चुका हूं ये बात, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लें 1 मिनट के लिए कि साहब पुनर्बलन भी 2 प्रकार के और दंड भी 2 प्रकार के। सकारात्मक पुनर्बलन हो या नकारात्मक पुनर्बलन हो, दोनों प्रकार के पुनर्बलन ही क्या करते हैं? अनुक्रिया को बढ़ाते हैं। लेकिन ये अनुक्रिया कैसी होती है? डिजायरेबल बिहेवियर है, ये वांछित अनुक्रिया है, और दंड दोनों ही घटाते हैं। इसका नाम सकारात्मक पुनर्बलन और इसका नकारात्मक पुनर्बलन क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि नकारात्मक पुनर्बलन में उद्दीपक को हटाते हैं, उद्दीपक हटता है, इसलिए इसका नाम नेगेटिव है। हालांकि अच्छी बात है। और यहां उद्दीपक जुड़ता है, इसलिए इसका नाम सकारात्मक है, पॉजिटिव है। ये भी अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अच्छी बात होगी तभी अनुक्रिया बढ़ेगी, ये भी अच्छी बात होगी तभी अनुक्रिया बढ़ेगी। अब ध्यान देना, सकारात्मक पुनर्बलन में कुछ जोड़ेंगे, ये अच्छी बात है। तो कैसा जोड़ेंगे? प्लीजेंट की अनप्लीजेंट, संतोषप्रद उद्दीपक जोड़ेंगे कि कष्टप्रद? जवाब है संतोषप्रद, क्योंकि संतोषप्रद उद्दीपक जोड़ेंगे तभी अच्छी बात होगी और तभी अनुक्रिया बढ़ेगी। और नकारात्मक में अनुक्रिया बढ़ेगी, इसका मतलब अच्छी बात होगी जब किसी को हटाएंगे। तो अच्छी बात को हटाएंगे मतलब संतोषप्रद को हटाएंगे तो अच्छी बात होगी, या कष्टप्रद को हटाएंगे तो? जवाब है कष्टप्रद को हटाएंगे तो अच्छी बात होगी और तभी अनुक्रिया बढ़ेगी। तेज धूप और चश्मा, इसमें आपको समझ में ये नहीं आता कि कौन सा तो व्यवहार है, अनुक्रिया है, और कौन सा उद्दीपक है। यहां बच्चों तेज धूप मैंने आपको बताया था, याद करो, तेज धूप, सुई की चुभन, कड़वा स्वाद, गर्म सतह, ये सारे के सारे उद्दीपक हैं। एवर्सिव, एपेटेटिव, याद है आपको? विकर्षणात्मक और आकर्षणात्मक उद्दीपक। तो ऐसे उद्दीपक जो कष्ट देते हैं उनको हटा दें तो हमको आराम मिलता है, तो हम वो काम करते हैं। तो यहां तेज धूप कष्टप्रद उद्दीपक है, कष्टप्रद, और चश्मा लगाने से तेज धूप जुड़ती है कि हटती है? हटती है, इसलिए ये नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल है। और नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को घटाएगा, घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। अनुक्रिया क्या है, व्यवहार क्या है? चश्मा लगाना, काला चश्मा पहनना। तो ये काला चश्मा पहनना सिखाता है, काला चश्मा पहनना सिखाता है, क्योंकि काला चश्मा पहनना है अनुक्रिया, व्यवहार। और तेज धूप क्या है? उद्दीपक। तेज धूप क्या है? उद्दीपक, जो हटती है, इसलिए नकारात्मक है, नकारात्मक पुनर्बलन। बात समझ आई? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, नई गाड़ी लेके आते हैं, लग्जरी गाड़ी, तो गाड़ी भी साइकोलॉजी पे काम करती है। देखो कैसे जिन लोगों ने बनाया था, जैसे ही आप नई गाड़ी लेके चले, नई वाली एक्सयूवी लेके आए या कोई भी गाड़ी लेके आए, तो सीट एक्सीडेंट में एयर बैग तो तभी खुलेंगे ना जब सीट बेल्ट पहनना है, पर हम सीट बेल्ट पहनने की आदत हमें है नहीं। तो जब जैसे आपने गाड़ी चलाई, तो गाड़ी चलते क्या होता है, उसमें बीप बीप करके आवाज आती है। वो बीप बीप करके जो आवाज आती है वो अच्छी लगती है कि खराब होती है? जवाब खराब होती है, कष्टप्रद होती है। और वो आवाज तभी बंद होगी जब आप बेल्ट पहन लेंगे। तो बीप बीप की आवाज को बंद करने के लिए सीट बेल्ट पहनना, ऐसा आ चुका है परीक्षा में, सीट बेल्ट पहनना। जैसे सीट बेल्ट पहन लिया, आवाज बंद हो गई, इसका मतलब कष्टप्रद उद्दीपक बीप बीप चला गया। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन का ही एग्जाम्पल है। कौन सा व्यवहार, कौन सी अनुक्रिया बढ़ेगी इससे? सीट बेल्ट पहनने की अनुक्रिया बढ़ेगी। और हमको सीट बेल्ट पहनना वो कंपनी सिखा रही है जिन्होंने गाड़ियां बनाई हैं साइकोलॉजी के नकारात्मक पुनर्बलन का उपयोग करके।
26वां देखिए, इनमें से कौन सा समावेशी शिक्षा की दिशा में एक चुनौती नहीं है? ध्यान रखना, चीजों को समझना, कौन सी चुनौती नहीं है, मतलब कौन सी खराब बात नहीं है, ये ध्यान रखना है। समावेशी शिक्षा, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, हर बच्चे की नीड को कैटर करना है, हम सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकना है, लेकिन सबको साथ भी रखना है। ऐसा नहीं कि सब उनको अलग बैठा दें, उनको फील हो जाएगा कि यार मेरे को तो कम दिखता है तो मेरे को अलग बैठा दिया, नहीं, बीच में रहोगे तुम सबके, पर तुमको भी हम उतना ही दे हमारे साथ इंटरेक्शन करेंगे जितना दूसरों के साथ करेंगे। तो एक नहीं है इसमें, परिवर्तन का विरोध, ओके, हाँ, खराब बात 3 होंगी, परिवर्तन का विरोध सदा से ही चलता रहा था। आपको पता है पहले तो बच्चों के स्कूल ही अलग थे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के, तो फिर एक साथ बैठा देंगे साहब इनको, ये बच्चे दिव्यांग हैं, इनको आप हमारे बच्चों के साथ कैसे बढ़ा सकते हो, तो विरोध तो करते हैं ना परिवर्तन का। तो परिवर्तन का विरोध एक चुनौती है, बिल्कुल है। फिर अलग से बच्चों को मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में बच्चों को लाओ, तो आपको रैंप बनाने पड़ेंगे, आपको ब्रेल लिपि लानी पड़ेगी, आपको बड़ी चित्रों वाली किताबें चीजें लानी पड़ेंगी, आपको मल्टी सेंसरी अपार्टस लाने पड़ेंगे, तो खर्चा तो बहुत होता है ना। तो अपर्याप्त बजट भी एक चुनौती है साहब। अपर्याप्त बजट के साथ ही मिली जुली बात है, कंटेंट की भी कमी है साहब। लचीला अधिगम वातावरण, ये वो चीज है कि जिसमें जरूरी नहीं कि सब हम जैसे एक ही लाठी से हाँकेंगे तो वो लचीला नहीं होता, हर बच्चे के लिए हम फ्लेक्सिबल अपना सकते हैं, चीजें बदल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं लचीला अधिगम। ये तो चुनौती नहीं है, ऐसा हो गया तो फिर ये समावेशी शिक्षा के लिए पॉजिटिव है, ठीक है ना, और ऐसा है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, पुनर्बलन संबंध की मजबूती या शक्ति को बढ़ा देता है, बिल्कुल बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालता, कुछ भी नहीं करता। ध्यान देना, यह क्या कहा जाता है, तो देखो सबसे पहले कैरेट एंड स्टिक थ्योरी लेके आए थे थॉर्नडाइक, लेके आए थे थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को ही बाद में स्किनर ने आगे एक्सप्लोर किया था। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि थॉर्नडाइक ने दंड की अवधारणा बोली थी और पुरस्कार की अवधारणा। ऐसा प्रश्न आया परीक्षा में कि साहब मनोविज्ञान में सबसे पहले पुरस्कार की अवधारणा सबसे पहले आ जाए ना, तो फिर आपको करना है थॉर्नडाइक, ये ध्यान रखना, ठीक है, प्रभाव का नियम इन्होंने दिया था, बाद में स्किनर ने इस पे काम किया। और दंड भी पहले थॉर्नडाइक ने यूज किया था, क्योंकि थॉर्नडाइक तो पहले मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। टोलमैन ने तो कहा ना कि साहब जितने मनोवैज्ञानिक प्रयोग करते हैं उनका आरंभिक बिंदु टोलमैन साहब थे, फिर टोलमैन शिक्षा मनोविज्ञान के सॉरी थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। टोलमैन ने भी ऐसा बोला है, सबने बोला है। तो थॉर्नडाइक आरंभिक तौर पर पुरस्कार की बात करने वाले थे, दंड की बात करने वाले भी थे। लेकिन खास बात क्या है, थॉर्नडाइक ने कहा कि सही काम करे तो उसको पुरस्कार दे दो, बिल्ली को दूध दे दो, गलत काम करे तो उसको चोट दे दो, दंड दे दो। इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, या तो स्टिक या कैरेट। अब चूंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी तो वहां गाजर को सबसे बड़ी बात मानते हैं, हमारे यहाँ तो गाजर को इतना बड़ा थोड़ी मानते हैं, कुछ और मान लेते तो हम कुछ और बोलते। चलिए, तो लेकिन वो था। अब ये सिंपल क्या था, पुनर्बलन से शक्ति बढ़ती है, ठीक है, तो प्रभाव का नियम होता ही है, होता ना। लेकिन खास बात क्या है, इन्होंने बाद में, मैंने आपको बताया था एक चीज कि 1929 दिसंबर हेवंस, न्यू हेवंस में एक सम्मेलन हुआ था ना, जिसमें थॉर्नडाइक साहब ने बोला था कि आई वाज रॉन्ग, मैं गलत था। और आई वाज रॉन्ग के बाद संबंधवाद दो भागों में बंट जाता है, 1930 के पहले का संबंधवाद और 1930 के बाद का संबंधवाद। जब ये 1930 के बाद का संबंधवाद आया तो इसमें दो चीजें हुई, एक तो थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम को छोटा कर दिया, प्रभाव के नियम का प्रसार कर दिया, जो कि बाद में स्किनर की ऑपरेंट कंडीशन के रूप में परिणित हुआ। लेकिन साथ में थॉर्नडाइक ने एक बात और भी बोली, और वो क्या बोली, एग्जैक्ट यही वाली बात कि पुनर्बलन बढ़ाता है लेकिन दंड कुछ भी नहीं करता। इसका मतलब दंड यूजफुल नहीं है। पहले दंड को भी महत्वपूर्ण, दंड को भी उतना ही महत्व था जितना पुरस्कार का, लेकिन ये वाली बात थॉर्नडाइक ने बताई थी इसी में आई वाज रॉन्ग के साथ ही। और इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बात है वो कहलाती है रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट, ये कहलाती है संशोधित प्रभाव का नियम। ये क्या कहलाती है, संशोधित प्रभाव का नियम, जिसका प्रकाशन थॉर्नडाइक ने 1932 में किया था, जिसमें ये वाली बात बोली गई। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संप्रत्यय शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव का है। तो उद्दीपन विभेदीकरण बोलिए है, बिल्कुल है। क्या था उद्दीपन विभेदीकरण? बच्चे ने, गणित के टीचर ने बच्चे को पीटा, ओके, अब बच्चे को डर तो लगेगा, गणित वाला टीचर पीटता है, लेकिन वो सभी टीचर से डरने लगा। इसका मतलब वो अंतर नहीं कर पा रहा कि मैथ्स वाला पीटता है, ये सर नहीं पीटते, तो अंतर नहीं कर पा रहा, उसको बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण।
जैसे गुलाब का फूल तोड़ते समय चोट लग गई तो लाल पोशाक से भी डरने लगा, वो उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। लेकिन जहां अंतर कर लेता है वो उद्दीपक विभेदन होता है। बेसिकली पेवलोव ने कुत्ते के सामने जो घंटी बजाई थी ना, जिसका एसोसिएशन हुआ था भोजन के साथ, उससे मिलती जुलती कई घंटियां बाद में बजाई, तो कुत्ता पहचान गया कि ये घंटी वो नहीं है, तो अनुक्रिया नहीं हुई, वो तो हो गया उद्दीपक विभेदन। और जहां पहचान नहीं पाया, उससे मिलती जुलती दूसरी घंटी पे भी उसने रिस्पॉन्स कर दिया, तो हो गया उद्दीपक सामान्यीकरण। तो उद्दीपक विभेदन और उद्दीपक सामान्यीकरण तो दोनों पेवलोव की महत्वपूर्ण बात है। स्वाभाविक पुनः प्राप्ति भी स्पॉन्टेनियस रिकवरी हम आपको बता चुके हैं कि जब विलोपन हो जाता है, जब केवल घंटी बजाएगी तो लार गिरनी बंद हो गई, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन हो गया, विलोपन हो गया। लेकिन बाद में क्या होता है, पेवलोव ने बहुत से प्रयोग किए, बाद में एक दिन क्या हुआ, काफी समय बीत गया, विलोपन हो गया, अनुक्रिया आती नहीं है, लर्निंग बाय कंडीशन खत्म हो गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ, पेवलोव ने घंटी बजाई तो फिर अचानक लार आ गई, तो बोला कि वापस पुनर्लाभ हो गया, पुनः प्राप्ति हो गई, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई। इसमें ओनली CS दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ओनली CS, बहुत दिनों बाद। तो तीनों के तीनों पेवलोव के हैं, विस्तार नहीं है, एक्सपेंशन एक्सप्लोरेशन जो भी इंग्लिश में था वो इनका नहीं है, वो दूसरी चीजों का है, कंस्ट्रक्टिविज्म वगैरह की, क्रिएटिविटी वगैरह की बातें हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युग्म निर्मितवाद का प्रकार नहीं है? निर्मितवाद का एक प्रकार नहीं है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न आया था ये फर्स्ट ग्रेड में। तो देखो, संज्ञानात्मक निर्मितवाद, कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म याद रखना, पियाजे ने दिया था, बिल्कुल दिया था। सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की ने दिया था, बोलिए दिया था, बिल्कुल दिया था। तो कौन सा निर्मितवाद नहीं है? और इसी तरह से ऑप्शन आए थे परीक्षा में, अब बच्चा समझ नहीं पाया, बहुत से बच्चे तो ऐसे बोलेंगे सर ऑब्जेक्शन लगेगा। क्या ऑब्जेक्शन लगेगा? संज्ञानात्मक निर्मितवाद है, सामाजिक निर्मितवाद है, मैंने आपको बताया कि पूरा ऑप्शन सही होगा, उसी को हम सही मानेंगे। रेडिकल निर्मितवाद, अब देखिए इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में दिया ही नहीं, त्रिजीय या और कुछ दिया नहीं, कुछ निर्मितवाद नहीं दिया, रेडिकल बोला है सीधा। तो क्या रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है? हमने अपनी बुक में भी दिया है, हमारी क्लासेस में भी होता है, बिल्कुल ये वॉन ग्लेजरफील्ड ने दिया है, ग्लेसरफील्ड या ग्लेजरफील्ड, इन्होंने दिया है, वॉन ग्लेसरफील्ड, इन्होंने रेडिकल निर्मितवाद दिया है। जैसे रेडिकल बिहेवियरिस्ट माने जाते हैं स्किनर, वैसे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वॉन ग्लेसरफील्ड, खुद ही बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा। संज्ञानात्मक निर्मितवाद है, अब बोलेंगे साहब रिपीट हो गया, तो हो जाने दो, बिल्कुल है, इसका मतलब ये भी है और ये भी है। सामाजिक निर्मितवाद भी है, रेडिकल निर्मितवाद भी है, मतलब सामने वाला टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको आता है कि नहीं आता। भावात्मक निर्मितवाद जैसी कोई चीज नहीं है और मनोक्रियात्मक निर्मितवाद जैसी कोई चीज नहीं है, लिहाजा इसका उत्तर था बी। और जिस बच्चे ने बी किया था, जो हमसे पढ़ा था, वो बन गया लेक्चरर। सोचिए, आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा शास्त्रीय अनुबंध से संबंधित नहीं है? इस बार ध्यान देना, व्यवहारवाद से संबंधित नहीं बोला, क्योंकि व्यवहारवाद से संबंधित तो चारों ही हैं, पर पेवलोव वाला क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित कौन सा नहीं है? यहां सही जवाब हो जाएगा शिपिंग, क्योंकि शिपिंग स्किनर से संबंधित है, शिपिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग से संबंधित है। तो ध्यान देना बच्चों, ऐसे सवाल आए परीक्षा में बार बार, शिपिंग स्किनर से संबंधित है। अगर व्यवहारवाद से संबंधित पूछते तो चारों ही होते। विलोपन में आपको बता चुका हूं, एक्सटिंक्शन, अनुक्रिया का विलुप्त हो जाना, विभेदन वही था, डिस्क्रिमिनेशन, तत्काल पुनर्प्राप्ति, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। बोलते हैं ना बच्चे कि सर आपका चेहरा नजर आता है पेपर में, वो इसलिए आता है, देखिए सारे टर्म्स हम देते हैं साइकोलॉजी के, कमाल के होते हैं। तो बच्चों ज्वाइन कर लें कोर्सेज, बुक ले लें, नो स्टोन शुड बी अनटर्न्ड, और बहुत सी चीजें हम देने वाले हैं। जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, और विद्यासागर पे कमाल की क्लासेस और कमाल की बाकी फैकल्टीज तो चली रही हैं, एक दो दिन में हम कुछ और कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे, वो भी आपको बता देंगे। इवन हम 4th क्लास का भी लॉन्च करने वाले हैं, तो घर में आपके आसपास जो भी हैं उनको बता देना, कमाल की इंग्लिश प्रिया मैम पढ़ाएंगी, मैथ्स आपके ऑफिसर, और बाकी कमाल की चीजें, जीके बढ़ी गया उसमें। तो थैंक यू, शेयर करना वीडियो को।